हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो चैप्टर पूरी तरीके से नया नहीं है, जैसे कि हमने प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था जिसमें हमने डाइजेशन की बात की थी, हमने वहाँ पे भी सेम बात की है कि डाइजेशन जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ज़्यादा नया नहीं है। अच्छा, डाइजेशन से रिलेटेड एक और टॉपिक जो आपका रह गया था वो है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर्स आते हैं, वो आप लोग पढ़ लेंगे। वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप लोग पढ़ लेंगे। इन केस कोई डिफिकल्टी होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। वो आपका रह गया है टॉपिक, तो आप लोग उसे कंप्लीट करके लेकर के आएंगे, वो आपका होमवर्क में होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्योंकि आप यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पोर्शन हमेशा से बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। जो मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका फेवरेट रहता है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं अपने बारे में। जैसे प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था, हमने देखा डाइजेशन कैसे हो रहा है हमारी बॉडी में। एक्चुअली में हमने कहा कि हमें क्यों, जब आपने डाइजेशन पढ़ा होगा तो आपको एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्यों कहा जाता है कि आपको उचित मात्रा में पोषक तत्व लेने चाहिए, सारे पोषक तत्व लेने चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। आप देखते हैं कि जब हमारी बॉडी में इतनी अच्छे से आपकी बॉडी इतना सिस्टमैटिक फंक्शन अगर कर रही है, तो ऐसी जो प्रॉब्लम है, जैसे कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हो गए हैं, जैसे डायरिया जो हो गया है, ये प्रॉब्लम क्यों आती है? प्रॉब्लम एक्चुअली में हमारे लाइफस्टाइल और हमारे खाने की वजह से आती हैं। जिस टाइप का खाना आप खाएंगे आपकी बॉडी में वैसे ही क्या होगी, जो एक्टिविटीज़ है या जो प्रोसेस है वैसी होगी। जैसे हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया रहते हैं, जैसे हमने क्या बात की है, हमने कहा गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं। ठीक है, अब गुड बैक्टीरिया तो ठीक है अपना काम कर रहे हैं, बैक्टीरिया को आपने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ से रिमूव कर रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा फूड खाते हैं जैसे बहुत जंक फूड हो गया है, तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी के जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको भी मारने लगता है, जिससे कि आपका डाइजेशन इफेक्ट होगा उससे। आपने कहा आपके बॉडी में जो डाइजेस्टिव जूस निकल रहे हैं, चाहे वो माउथ में है, वो स्टमक में है, वो पैनक्रियाज और लिवर से निकल रहे हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल रहे हैं, ये अफेक्ट होते हैं आपके फूड हैबिट के अकॉर्डिंग। आपकी फूड हैबिट कैसी है, आप किस टाइम पे कौन सा खाना खा रहे हैं, आप किस टाइम पे सो रहे हैं, आप स्लीप कितनी ले रहे हैं, आपकी बॉडी कितनी एक्टिव है, ये सारी आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे निर्धारित करती हैं कि आपकी बॉडी में जो पाचक रस हैं वो कैसे यहाँ पे श्रावित हो रहे हैं, किस टाइम पे श्रावित हो रहे हैं। जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा, हमें कहा जाता है कि रात को दही नहीं खानी चाहिए। ठीक है, दही या छाछ खाने का अच्छा टाइम माना जाता है दिन में। या आपको बोला जाता है कि दूध का जो अच्छा टाइम है, जो दूध पीने का अच्छा टाइम है, वो रात को माना जाता है। तो ये आपने अपने घर में अपने दादा दादी नाना नानी मम्मी पापा से आपने सुना होगा। अब उन्होंने बायो हो सकता है नहीं पढ़ी हो सकता है पढ़ी हो, लेकिन उन सभी को पता होता है, किसी ने बायो पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, ये सारी चीजें उन्हें पता होती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कब कौन सा खाना खाना चाहिए और कब किस खाने का जो डाइजेशन है वो अच्छी तरीके से होता है। तो चलो, ये तो बात है डाइजेशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। क्या है ये चैप्टर, किससे रिलेटेड है, अगर मैं आपसे पूछूं तो देखो, अब हम काफ़ी बड़े हो चुके हैं और अब यहाँ पर आपको चैप्टर का नाम पढ़ के ही चीज़ें समझ में आती हैं। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप एक डायग्राम देख रहे हैं जो एक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सिस्टम को देख करके आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। एटलीस्ट आपको ये तो पता चल गया है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे दिखा रखा है लंग्स, ट्रैकिया, ऐसे ही कुछ आपको चीज़ें दिखा रखी हैं, एल्वेलाई। तो इसका मतलब हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन। जिस आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यही तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो आपको क्या बताएगा, रेस्पिरेशन के बारे में बताएगा। तो नेक्स्ट हमारा पोर्शन होने वाला है रेस्पिरेशन। हम बात करेंगे रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीथिंग क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पर हो रहा है। तो सेम चीज़ मैं बोलूँगी, ये हमारे लिए नया टॉपिक नहीं है। जो बेसिक चीज़ें हमारे पास जो आती हैं वो सारी सेम है, जैसे कि रेस्पिरेशन क्या है या ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग के कितने टाइप्स होते हैं। यहाँ पे रेस्पिरेशन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। या हमने कहा रेस्पिरेशन हो ही क्यों रहा है, सबसे पहली बात तो ये कि हो क्यों रहा है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप कर चुके हैं। हम जब छोटी क्लास में थे हम सारे क्वेश्चन के आंसर कर चुके हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन हम क्यों कर रहे हैं,
तो हमने पढ़ा था काफी बार, काफी अलग अलग टॉपिक हमारे पास आते हैं और सब में हम सेम ही चीज डिस्कस करते हैं। काफी बार हमने डिस्कस किया है कि हम रेस्पिरेशन क्यों कर रहे हैं। अब देखो हम रेस्पिरेशन में क्या कर रहे हैं ये हम सबको पता है, ठीक है। अब ये बच्चा कोई नहीं बोलेगा कि हमें नहीं पता कि रेस्पिरेशन में हम क्या कर रहे हैं। आप एक्चुअली में ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, या आप जो ऑक्सीजन है उसे अंतः श्वसन में ग्रहण कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाह्य श्वसन में बाहर निकाल रहे हैं। ये चीज तो हमें पता ही है, ठीक है। कर क्यों रहे हैं, ऑक्सीजन क्यों चाहिए हमें, तो ये बात भी हम डिस्कस हमने काफी बार की है कि ये जो ऑक्सीजन है ये जाएगी हर एक सेल तक, ठीक है। ये ऑक्सीजन पहुंच गई है और इसी सेल में एक और चीज आती है, अगर आपको ध्यान होगा, तो हमने डाइजेशन जब पढ़ा था तो डाइजेशन में हमने क्या पढ़ा, देखो हमने पढ़ा ये है क्या, विलाई, और विलाई पे लगी हैं क्या माइक्रोविलाई, ठीक है। ये विलाई है, ये आपने कहा यहाँ पे क्या होंगी, ब्लड वेसल्स जाएंगी, ये ब्लड वेसल्स हैं। अब जब यहाँ पर क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ फूड का, तो फूड में क्या आया, ब्लड में क्या आया, जब एब्जॉर्प्शन हुआ यहाँ से क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, तो अब ब्लड में क्या आ चुका है, ग्लूकोज आ चुका है। विजिबल है, मैं सारी चीजें व्हाइट से ही लिख रही हूँ, जल्दी से आप क्या करेंगे यहाँ पे देख लेंगे। यह है ग्लूकोज जो हमारे ब्लड में आ गया है। अब ये जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो हर एक पार्ट को, फॉर एग्जांपल इन्होंने लंग्स को यहाँ पर क्या दे दी है, यहाँ पे जो ब्लड है ब्लड प्रोवाइड करा रहे हैं और ब्लड के साथ साथ यहाँ पे क्या जा रहा है, ग्लूकोज जा रहा है। अब एक सेल को अगर ले लिया जाए तो ये प्रोसेस हर किसी में है कि ये क्या देंगे, यहाँ पे सेल को क्या देते हैं, ग्लूकोज प्रोवाइड करवाते हैं। कौन, हमारी ब्लड वेसल्स कहाँ से कराती हैं, हमारे जो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर कहाँ आएगा, ब्लड में आएगा। ब्लड एब्जॉर्ब नहीं होता है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। हमने डाइजेशन में यही पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन हमने यही तो कहा था। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है विलाई और माइक्रोविलाई के थ्रू ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है और हमारे ब्लड में आ जाता है। यहीं पे ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब यहाँ पे क्या आएगा, पोर्टल सिस्टम पढ़ा था हमने। पोर्टल सिस्टम जब बनता है तो ये जो ब्लड है ये कहाँ, ये जो ग्लूकोज है ये कहाँ लेके जाया जाएगा, लिवर में लेके जाया जाएगा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, और वो वहाँ संचित हो जाती है। बाकी जितनी ग्लूकोज की हमें आवश्यकता है ये ग्लूकोज हमारी पूरी सेल्स तक पहुंचाया जाता है। तो हमारी सेल में ग्लूकोज आ गया है। आपने रेस्पिरेशन किया है, तो जब आपने रेस्पिरेशन किया तो यहाँ पर क्या आ गया है, ऑक्सीजन भी आ गई है। अब आपने कहा जब ऑक्सीजन यहाँ पे मिलती है ग्लूकोज के साथ तो ग्लूकोज को तोड़ेगी और यहाँ पे एनर्जी निकालेगी प्लस CO2 निकालेगी, जो यहाँ से रिमूव हो जाती है, हमारी सेल से रिमूव होकर के हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाती है। ये चीजें तो हमें पहले से ही पता है क्यों यहाँ पे रेस्पिरेशन कर रहे हैं, क्यों ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीजें हमें पता है। तो हम इस बात पे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर रेस्पिरेशन का जो प्रोसीजर है और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो उसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ, ध्यान से देखो। हमने कहा कि हम ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्चुअली में हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना, ये हमारी ब्रीथिंग है। सिंपल ब्रीथिंग की हम बात कर रहे हैं। ब्रीथिंग में दो प्रोसेस इन्वॉल्व है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, यानी कि सांस अंदर लेना सांस बाहर छोड़ना, क्या हो रहा है, ब्रीथिंग हो रही है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस की अगर हम बात करें तो जब आप इंटरनल रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे या आप सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा था। जैसे इंटरनल रेस्पिरेशन में हमने कहा आपकी एल्वेलाई और आपके ब्लड वेसल्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ऑक्सीजन ली जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड दी जा रही है, कहाँ से, जो हमारी ब्लड वेसल्स है। दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारे कहाँ पर हो रहा है, आपकी सेल और आपकी ब्लड वेसल्स में। आपकी सेल में ऑक्सीजन आ रही है, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। अगर मैं इसको कंबाइनली कहूँ, अगर मैं ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस को एक कॉमन नेम दूं तो क्या मैं इसे रेस्पिरेशन कह सकती हूँ, यानी कि मैं इसे श्वसन नाम दे सकती हूँ, यस और नो, क्या
हम इसे श्वसन कह सकते हैं? ऑफ कोर्स हम इसे श्वसन कह सकते हैं, ये श्वसन है। और हमने कहा, इसीलिए हमने कहा था कि श्वसन के कितने होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसे ब्रीथिंग कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंतर्गत आता है, और सेलुलर रेस्पिरेशन जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंतर्गत आता है। अब ये तो बात क्लियर हो गई। अब हमने कहा कि हम क्यों कर रहे हैं श्वसन को, हमने कहा क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए। हमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए? क्योंकि हमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है, ग्लूकोज को तोड़ना है, और ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही टूटेगा। हमें ग्लूकोज को क्यों तोड़ना है? क्योंकि जब ग्लूकोज टूटेगा तब हमें एनर्जी मिलेगी। तो जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब हम यहाँ पर देखेंगे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस हम यहाँ पे पढ़ते हैं, क्रेब्स साइकिल आप यहाँ पर पढ़ते हैं। तो जो ग्लाइकोलिसिस है वो तो आपको साइटोप्लाज्म में हो रही है, और जो क्रेब्स साइकिल है वो हम माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ते हैं। क्लियर? इतनी बात तो हमें पता है कि आगे जाकर के एक्चुअली में ग्लूकोज टूटता कैसे है, वो भी तो रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन जिसे हम कह रहे हैं। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम जो हमारे स्टार्टिंग के टॉपिक आते हैं जिसमें हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देखेंगे। प्रोसेस तो हमें पता ही है, बस हमें यहाँ पे बात करनी है कि हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन होते हैं, कैसे काम करते हैं, कौन सी मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, कहाँ पर मसल्स यहाँ पे क्या कर रही हैं, डायलेट हो रही हैं। यानी कि आप बात करेंगे यहाँ पे इंटरकॉस्टल मसल्स के बारे में, डायाफ्राम के बारे में, जहाँ पर मसल जो हैं वो फूलती हैं और वो श्रिंक होती हैं, फिर वो फूलती हैं, फिर वो श्रिंक होती हैं। जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो आप फील कर रहे होंगे कि आपके जो लंग्स हैं वो भर जाते हैं ऐसे, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपके जो लंग्स हैं वो ऐसे सिकुड़ जाते हैं। तभी तो ये वाला जो हमारा रीजन होता है, चेस्ट वाला रीजन, आप जब सांस लेते हैं ऐसे फूलता है और फिर ऐसे सिकुड़ भी जाता है जब आप सांस छोड़ते हैं। ठीक है, तो हमें यही बातें पढ़नी है। आप बात करेंगे, ये हमारी वेव्स होती है, इनके बीच में होती है हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, वहीं यहाँ पे एक और मसल्स होती है जिसको हम कहते हैं डायाफ्राम। तो कब इंटरकॉस्टल मसल्स आपकी एक्सपेंड होंगी और कब आपका डायाफ्राम एक्सपेंड होगा? ठीक है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ पर जब डायफ्राम क्या होता है, एक्सपेंड होता है, या जब डायफ्राम अपनी एक्चुअल कंडीशन में आता है? ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट से। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमें क्या बोला गया है, क्या बताया गया है? देखो, हमने कहा वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। यस, वी नो दैट, हम बचपन से यही पढ़ते चले आ रहे हैं। जब भी हम साइंस की बात करते हैं और जब भी हम साइंस में बायो पढ़ते हैं तो ये बात तो हम पढ़ते ही चले आ रहे हैं कि हमें कुछ भी करने के लिए एनर्जी चाहिए। इनफैक्ट आप कोई दूसरा चैप्टर, कोई दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं तो भी आपको यही चीजें बताई जाती हैं। ये चीजें कभी चेंज नहीं होंगी, इसीलिए तो हम इसे साइंस कह रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब आप चाहे अपनी कंट्री की बात करें, किसी दूसरी कंट्री की बात करें, सबको यहाँ पे काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। दिस एनर्जी इज डिराइव फ्रॉम द कैटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आपने कहा कैटाबॉलिज्म क्या आता है? यहाँ पर आपने कहा कि ये जो एनर्जी डिराइव होती है ये कैटाबॉलिज्म से डिराइव होती है, जो डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स होते हैं या जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एग्जाम्पल, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, एक्सेट्रा। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कैटाबॉलिक प्रोसेस। आपने कहा जब इनको तोड़ने के लिए, इनके ब्रेकडाउन के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इन द प्रोसेस, और इस प्रोसेस में CO2 रिलीज होगी। अब CO2 का हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है तो हम इसे क्या कर लेंगे? रिलीज कर देंगे। सो द बॉडी रिक्वायर्स एंड अ कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसीलिए हमारी बॉडी में कंटिन्यूअस एक्सचेंज होता रहता है गैसेस का। हमें ऑक्सीजन चाहिए, हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते रहते हैं। ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज टेकन इनसाइड, द कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, इज टेकन ऑफ। ठीक है, तो हमने क्या बोला? ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज टेकन इनसाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इज टेकन आउट। दिस प्रोसेस ऑफ gaseous exchange is called breathing or respiration. ठीक है, all the animals have a different organs specialized for the gaseous exchange. आपने कहा अलग अलग जो जीव होते हैं उनमें अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होता है फॉर रेस्पिरेशन। ऐसा नहीं है कि जैसा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वैसा ही सभी का रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे यहाँ पे रेस्पिरेशन करते हैं। उससे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट को एक बार आप लोग रीड कर लेंगे। यहाँ पर नोट करने जैसी कोई चीज नहीं है, बस पढ़िए, चीजों को समझिए, और आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आपको चीजें खुद ब खुद समझ में आने लगेंगी। चलिए, तो आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे रीड कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक टेबल आती है
जिसमें बताया गया है ऑल द एनिमल्स हैव अ डिफरेंट ऑर्गन्स स्पेशलाइज्ड फॉर द गैसेस एक्सचेंज। आपने कहा अभी गैसेस एक्सचेंज हर ऑर्गेनिज्म में होता है और हर ऑर्गेनिज्म में गैसेस एक्सचेंज के लिए या रेस्पिरेशन के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं या डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 टेबल आते हैं। पहला टेबल जो है वो है मोड ऑफ गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, ये यहाँ पर हम ये है मोड ऑफ गैस एक्सचेंज, यानी कि गैस एक्सचेंज कैसा किस प्रकार का है। यह है रेस्पिरेटरी ऑर्गन और ये एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा यहाँ पर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, जो स्किन के थ्रू होता है। स्किन, अब सोचिए जो गैसेस एक्सचेंज, जो रेस्पिरेशन हम अपने नाक के थ्रू कर रहे हैं, अब अभी तक तो हमें यही पता है कि हम नाक के थ्रू करते हैं, आगे जाकर के पूरा सिस्टम हम पढ़ेंगे। तो हमने कहा कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो यहाँ पे नेजल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है और उसी से हम रेस्पिरेशन करते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो स्किन के थ्रू यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज करते हैं, कि स्किन से गैस एक्सचेंज वहां पर हो रही है। कौन कौन से ये एनिमल्स होंगे जो यहाँ पर क्या होते हैं, जिनकी बॉडी में मॉइस्चर ज्यादा रहता है, जैसे आपने कहा थ्रू बॉडी सरफेस पॉरीफेरेंस। पॉरीफेरेंस में हमने क्या पढ़ा है, आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है और क्लासिफिकेशन में आपने यहाँ पे पॉरीफेरा पढ़ा है, फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सेरेंट्रेटा। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, बॉडी सरफेस के थ्रू यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। मॉइस्ट क्यूटिकल जो अर्थवॉर्म करते हैं, मॉइस्ट स्किन जो एम्फीबियंस और फ्रॉग करते हैं। तो ये सारे ऐसे एनिमल हैं जो स्किन के थ्रू यहाँ पे रेस्पिरेशन कर रहे हैं। सेकंड हमने कहा ट्रेकियल, जो ट्रैकिया से करते हैं, जैसे ट्रैकिया हमारे पास है, ट्रैकिया विंड पाइप जिसे कहते हैं। तो ट्रैकियल जो रेस्पिरेशन है आपने कहा वो क्या होता है, स्पाइरेकल्स, जैसे कि आर्थ्रोपोड जो कॉकरोचेस यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, जो गिल्स के थ्रू होता है, एक्वेटिक एनिमल्स जैसे आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस और फिशेस होता है। पल्मोनरी जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स के थ्रू होता है, जैसे आपने कहा टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग ह्यूमन। मनुष्यों में भी इसी प्रकार का जो रेस्पिरेशन है वो पाया जाता है। तो एग्जाम्पल जो हम लेंगे वो लेंगे यहाँ पर पल्मोनरी रेस्पिरेशन टाइप का जो रेस्पिरेशन है जो लंग्स के थ्रू यहाँ पर होता है। ठीक है, एक बार आप लोग ये पूरी जो टेबल है उसे देखेंगे, इसे नोट भी करना है, हमें पता होना चाहिए रेस्पिरेशन किस ऑर्गेनिज्म में कैसे यहाँ पर हो रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिंपली हमें अब रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाना है, जिसमें कुछ जो पार्ट्स है वो तो हमने पहले से ही पढ़े हुए हैं, जैसे कि नॉस्ट्रल्स है, नेजल कैविटी आपकी आती है, ट्रैकिया जो आपका आता है, ब्रोंकाई जो आपकी आती है, एल्वेलाई जो लंग्स के अंदर है। तो अगर मैं बात करूं कि अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, हमने पढ़ी है नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, ठीक है, विंड पाइप या ट्रैकिया जिसे कहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ी है यहाँ पे लंग्स, लंग्स के अंदर हमने देखी है यहाँ पे एल्वेलाई। ठीक है, अभी तक बेसिक चीजें हमारे पास ये आती हैं, कुछ और हमारे पास यहाँ पर पार्ट्स आएंगे, जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पर लैरिंग्स और फेरिंग्स कहाँ पे होता है। हम देखेंगे जो लैरिंग्स है, जो आपका वॉइस बॉक्स है, उसमें ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस कहाँ पर है, किसका क्या फंक्शन आता है। जैसे कि जब हम बात करेंगे रिप्स के बारे में, जैसे हमने बात की है कि यहाँ पर ऐसे हमारी रिप्स होती हैं, ये हमारी रिप्स होती हैं। रिब्स के बीच में ये जो स्पेस है, यहाँ पर एक मसल्स होती हैं। कौन सी मसल्स हैं वो, क्या फंक्शन है उनका रेस्पिरेशन में। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे मसल्स। एक और मसल हमारे पास आती है, अगर हम देखेंगे ह्यूमन बॉडी को, तो ह्यूमन बॉडी कुछ ऐसे हमारे पास आती है, जैसे ऐसे है। अब ये वाला जो स्पेस है ये हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, ऐसे ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक ये जो मसल्स है इसको हम डायाफ्राम कहते हैं, इसका क्या फंक्शन है यहाँ पर। ठीक है, थोरैसिक कैविटी क्या होती है, इन सारे क्वेश्चंस के हमें आंसर करने हैं। तो सबसे पहले आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन ये है कि आप यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, जिसमें क्या क्या पार्ट्स है आपने कहा,
कंडक्टिंग पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो कंडक्टिंग पार्ट होता है, एक एक्सचेंज में जो हेल्प करते हैं जो ऑर्गन्स। तो कंडक्टिंग पार्ट कौन सा, आपने कहा नॉस्ट्रल्स है, फेरिंग्स है जो कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर है, लैरिंग्स यहाँ पर आता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। एपिग्लॉटिस है, यहाँ पे प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम एंटरिंग लैरिंग्स। और ट्रेकिया डिवाइड्स एट अ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री। अच्छा हाँ, ये जो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री है ये क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्राइमरी ब्रोंकाई जो है राइट एंड लेफ्ट में, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई के बारे में बात करेंगे, ब्रोंकियोल्स के बारे में बात करेंगे जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होते हैं। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स वो ब्रोंकियोल्स होते हैं जिनमें एल्विलाई लगी हुई होती है। तो हमें ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करनी है। नेक्स्ट हमने कहा bronchioles from the main bag-like structures terminally, which are known as the alveoli and alveolar duct together take part in the exchange of gases, ठीक है। ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल एंड एल्विलाई टुगेदर कंस्टिट्यूट अ लंग्स, ठीक है। लंग्स में क्या क्या पाए जाते हैं, ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स है जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकियोल्स आती हैं या टर्मिनल ब्रोंकियोल्स आती हैं, और जो एल्विलाई हैं ये आपके लंग्स में पाई जाएंगी। ईच लंग इज कवर्ड बाय द pleural membrane. It is a double layered membrane. Pleural fluid is present between the two layers which reduced friction, ठीक है। ये हम यहाँ पे बात करेंगे। लंग्स रिसाइड इन द थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी कहाँ होती है इसके बारे में बात करेंगे। विच इज फॉर्म्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, डॉर्सल सरफेस, स्टर्नम। स्टर्नम कहाँ होता है, एक बोन होती है जिसका नाम स्टर्नम है, वो आपके फ्रंट में जो आपका चेस्ट का फ्रंट है वहां पर होती है, ठीक है। नेक्स्ट है रिब्स हमारे पास आती हैं प्रेजेंट लेटरली एंड डायफ्राम प्रेजेंट एट द लोअर साइड। ये सारी पार्ट्स हमारे पास आती हैं, इनमें से कुछ पार्ट्स के बारे में हमने बात की है, कुछ पार्ट्स के बारे में हम अब यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होमवर्क में क्या है, होमवर्क में ये कि रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाएंगे, डिटेल स्ट्रक्चर बनाएंगे, जितनी लेवलिंग हमारे पास यहाँ आई है सारा आप यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग देख लेंगे कौन कौन सी लेवलिंग्स हमारे पास आई हैं। चलिए, तो आपने होमवर्क नोट कर लिया है, सारे बच्चे होमवर्क नोट कर होमवर्क कंप्लीट करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।